फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि एगमेम्नॉन जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है, वो अपनी सेना को लेकर एक दूसरे राज्य की सीमा के अंदर घुस जाता है। तभी वहां से उस राज्य का राजा और उसकी सेना आती है। उसके बाद एगमेम्नॉन और उस राज्य का राजा आमने सामने खड़े होते हैं और बात करते हैं। वहां का राजा बोलता है कि तुम अपनी सेना को मेरे राज्य से हटा लो। एगमेम्नॉन बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए लड़ो। वो राजा बोलता है कि तुम पूरी दुनिया को हासिल नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को नहीं जीत सकते। एगमेम्नॉन बोलता है कि ऐसा कई राजाओं ने कहा था और आज वो सब मेरे लिए लड़ते हैं। एगमेम्नॉन बोलता है कि एक काम करते हैं, पुराने तरीके से इस वॉर को सेटल कर देते हैं। तुम अपना बेस्ट वॉरियर लेके आओ और मैं अपने बेस्ट वॉरियर को बुलाता हूं। दोनों में से जिसका वॉरियर जीतेगा उसकी विजय हो जाएगी। अगर तुम्हारा वॉरियर जीता तो मैं कल सुबह सुबह अपनी सेना को लेकर यहां से निकल जाऊंगा अपने राज्य की ओर। अगर मेरा जीता तो तुम अपना राज्य अपने पास रख सकते हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें वॉर के लिए बुलाऊंगा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, अपनी सेना को लेके आना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। अब वो राजा अपने बेस्ट वॉरियर को आवाज लगाता है, वो अग्रियस। और वहां से एक 8 फुट लंबा चौड़ा तगड़ा इंसान निकल कर आता है जो कि बहुत ही बड़ा वॉरियर लगता है दिखने में। एगमेम्नॉन भी अपने वॉरियर को जोर से चिल्ला के बुलाता है। वो बोलता है अक्लीज, और वहां से कोई नहीं आता। दूसरी सेना के सारे सेनापति जितने भी लोग होते हैं सब हंसने लग जाते हैं। तभी वहां का राजा बोलता है कि बॉगरिस को देख के अक्सर ऐसा होता है। एगमेम्नॉन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी एक आदमी घोड़े पे सवार होकर आता है। वो बोलता है कि अक्लीज सेना के साथ फौज के साथ नहीं आया। वो कहता है कहां पर है वो कहता है कि हमने किसी को भेजा उसको बुलाने के लिए, वो आता ही होगा। तभी दिखाते हैं कि अक्लीज 2 लड़कियों के साथ सोया हुआ है, बिल्कुल न्यूड। अक्लीज का जिसने कैरेक्टर किया उसका नाम है ब्रैड पिट। हॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़े एक्टर हैं। और इस फिल्म में ब्रैड पिट ने जो अक्लीज का कैरेक्टर निभाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब अक्लीज उस जगह पर आ जाता है जहां पर युद्ध हो रहा है, जहां पर वो आदमी उसका इंतजार कर रहा है। अक्लीज के आने के बाद एगमेम्नॉन अक्लीज को बोलता है कि तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए कोड़े लगने चाहिए। अक्लीज बोलता है कि तो तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ लो, और वापस जाना शुरू कर देता है। तभी दूसरा राजा बोलता है कि तुम इन सब लोगों को देखो। कहता है तुम इनमें से कई 100 कई हजार लोगों को बचा सकते हो। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि अगर अक्लीज उससे लड़ेगा तो फिर युद्ध नहीं होगा, इन दोनों की लड़ाई से युद्ध का फैसला हो जाएगा। अब मैं आपको एगमेम्नॉन के बारे में बताता हूँ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है और इसके अंडर कई सारे राजा है जो इसका साथ देते हैं, जो इसके अंडर है। मतलब जब भी ये बुलाएगा उन्हें युद्ध करने आना पड़ेगा। और अक्लीज इसके राज्य में रहता है और अक्लीज एक बहुत बड़ा वॉरियर है, लेकिन वो एगमेम्नॉन से नहीं डरता, बल्कि इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। जब अक्लीज का मन करता है तभी वो युद्ध के लिए आता है, नहीं तो नहीं आता। और एगमेम्नॉन खुद भी अक्लीज से नफरत करता है और कहीं ना कहीं उसे अक्लीज से डर भी लगता है। अब अक्लीज उस राजा से बोलता है जो उसे लड़ने के लिए बोलता है। कहता है सोचो एक राजा अपनी लड़ाई खुद लड़े तो कितना दिलचस्प नजारा होगा। और ये बोल के अक्लीज उस इंसान से जो सामने बहुत बड़ा वॉरियर खड़ा है उससे लड़ने के लिए चला जाता है। और अक्लीज भागता हुआ जाता है और एक ही वार में उसे मार देता है और उनकी पूरी सेना के आगे खड़ा हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कोई और, है कोई और उस पूरी सेना में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई आके अक्लीज का सामना करे। तभी उस सेना का राजा आता है, बोलता है कि ये लो कमान, ये अपने राजा को दे दो। मतलब उसको एक चीज देता है, कहता है ये अपने राजा को दे दो क्योंकि उसकी शाही मोहर होती है। अक्लीज बोलता है कि वो मेरा राजा नहीं है और अक्लीज चला जाता है। अब इस मूवी का नाम ट्रॉय इसलिए क्योंकि ट्रॉय का युद्ध बड़ा फेमस था। और ट्रॉय क्या है? ट्रॉय एक बहुत बड़ा राज्य है और उस राज्य के राजा के 2 बेटे हैं। एक का नाम है हेक्टर और दूसरे का नाम है पेरिस। और हेक्टर एक बहुत बड़ा योद्धा है। जिस तरह से अक्लीज है उसी तरह से हेक्टर भी एक बहुत बड़ा योद्धा है और उसका भी पूरी दुनिया में नाम होता है। अब हेक्टर और पेरिस जो दोनों राजकुमार होते हैं वो दोनों स्पार्टा आए हुए हैं, क्योंकि स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में पास्ट में कई युद्ध हो चुके हैं और अब ये दोनों राज्य दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। वो हेक्टर का, पेरिस का और उनके सभी लोगों का खूब मान सम्मान करते हैं, खूब खातिरदारी करते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर कई दिनों से हैं। अब जो यहाँ का राजा है, स्पार्टा का राजा है, वो एगमेम्नॉन का छोटा सगा भाई है और उसकी बीवी का नाम है हेलेन। और हेलेन बहुत ही सुंदर है, उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हैं। अब जो हेक्टर का छोटा भाई होता है उसका और हेलेन का आपस में अफेयर हो जाता है, उन दोनों का प्यार हो जाता है। अब अगले दिन जब हेक्टर और पेरिस वापस जाते हैं तो पेरिस छुपा के हेक्टर को बिना बताए उससे अपनी बोट में, अपनी शिप में ले आता है और बीच रास्ते में हेक्टर को बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसे मैं अपने साथ ले आऊं। हेक्टर इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि हेक्टर जानता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हेक्टर बोलता है कि शिप को वापस घुमाओ, हम हेलन को वापस वहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि हेक्टर नहीं चाहता कि मेरे भाई की बेवकूफी की वजह से, नादानी की वजह से ट्रॉय में युद्ध हो और हजारों लाखों लोगों की जान जाए। लेकिन पेरिस बोलता है कि अगर आप उसे वहां छोड़ोगे तो मैं भी वहीं रहूंगा। हेक्टर बोलता है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे। पेरिस बोलता है कि मैं अपने प्यार के बिना नहीं रह सकता और मैं मरने से नहीं डरता। अब हेक्टर को अपने भाई की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं और वो हेलन को लेके अपने देश ट्रॉय आ जाता है। वहीं दूसरी ओर एगमेम्नॉन का भाई एगमेम्नॉन के पास जाता है और बोलता है कि भाई, उन्होंने मेरी पत्नी को चुराकर सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया बल्कि पूरे यूनान का अपमान किया है।
और अब मैं उनके साथ युद्ध करना चाहता हूं, उन पर आक्रमण करना चाहता हूं, क्या आप मेरा साथ देंगे? एगमेम्नॉन बोलता है कि हाँ, मैं आपका साथ जरूर दूंगा, क्योंकि एगमेम्नॉन कहीं ना कहीं ये खुद चाहता था कि वो ट्रॉय पे कब्जा करे। ये उसका कई सालों से सपना होता है और अब उसे अपना सपना पूरा करने का मौका मिल गया था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अकलीज इस युद्ध में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो एगमेम्नॉन के लिए लड़ना नहीं चाहता। अब रात को जब एगमेम्नॉन अपने साथी के साथ युद्ध की स्ट्रेटेजी बनाता है, यानी उसकी तैयारी करता है, तो उसका साथी बोलता है कि हमें इस युद्ध के लिए अकलीज की जरूरत है। एगमेम्नॉन बोलता है कि अकलीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो ट्रॉय वाले से लड़ने की बजाय हमसे लड़ेगा। एगमेम्नॉन एक डार्क शेड यानी कि एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर है, इसमें एक क्रूर राजा का कैरेक्टर है। उसका सलाहकार बोलता है कि ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ऐसा युद्ध आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा और हमें एक महान योद्धा की जरूरत है और अकलीज एक पैदाइशी खूंखार योद्धा है। एगमेम्नॉन बोलता है कि मैं जानता हूं, और वो अकलीज को मनाने के लिए उसके पास एक राजा को भेजता है और वो राजा उसको बोलता है कि उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। अकलीज बोलता है कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी की बेइज्जती की है और उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो कहता है कि ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें जो जो योद्धा लड़ेंगे उनका नाम हजारों लाखों सालों तक याद रखा जाएगा, और अकलीज भी चाहता है कि उसका नाम सदियों तक याद रखा जाए, जब तक ये धरती है। अब अकलीज उसे कोई जवाब नहीं देता। अब उसी वक्त, उसी टाइम, उसी दिन अकलीज अपनी माँ से मिलने जाता है और अकलीज की माँ के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक गॉडेस है। और यहां पर मैं एक बात आपको और बता दूं अकलीज के बारे में, जो मूवी में नहीं है बल्कि हिस्ट्री में है। कहा जाता है कि जब अकलीज पैदा हुआ था तो उसकी मां ने उसे टखने से यानी कि उसके एंकल से पकड़कर एक पवित्र नदी में डुबाया था और अकलीज का पूरा शरीर अमर था। लेकिन जहां से उसकी मां ने उसे पकड़ा था यानी कि उसके एंकल से, सिर्फ उसी हिस्से को भेदा जा सकता था। अकलीज की मां उसे कहती कि मैं जानती हूं कि वो लोग चाहते हैं कि तुम इस युद्ध में जाओ, लेकिन अगर तुम इस युद्ध में नहीं जाते और मेरे पास रुकते हो तो तुम्हारी खूबसूरत बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, वो सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम सदियों तक याद नहीं रखा जाएगा। और अगर तुम इस युद्ध में जाते हो तो जब तक ये धरती है तब तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, लेकिन अगर तुम इस युद्ध में गए तो फिर तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगे, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। अकलीज बोलता है कि माई, जो तुम बोल रही हो क्या सच में होगा? वो कहती है हाँ, मैं जानती हूँ ये सच में होगा, क्योंकि अकलीज अब कभी वापस नहीं आएगा, वो मरने वाला है। लेकिन फिर भी अकलीज ये फैसला करता है कि वो जाएगा और वो ट्रॉय के युद्ध की तैयारी करता है और ट्रॉय के युद्ध के लिए हजारों शिप्स निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर हेक्टर जब अपने राज्य पहुंचता है तो अपने पिता से बोलता है कि हमें हेलन को वापस भेज देना चाहिए। उसके पिता बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने हेलन के प्यार में पेरिस को बदलते हुए देखा है। हेक्टर बोलता है कि हम अपने भाई के प्यार के लिए ट्रॉय को जलते हुए नहीं देखना चाहते। मेनेलॉस अपने भाई एगमेम्नन के पास पहुंच गया होगा, और मेनेलॉस कौन है? जिसकी बीवी को ये चुरा के लाए वहां का राजा। और वो कहता है कि आप तो एगमेम्नन को जानते हैं कि वो सालों से हमें तबाह करना चाहता है और अगर उन्होंने हमला किया तो हम ये युद्ध कभी भी नहीं जीत सकते। उसके पिता बोलते हैं कि ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची और आज तक इन्हें कोई भेद नहीं पाया, और ये सच होता है। ट्रॉय की दीवारें इतनी ऊंची होती कि आज तक उसके पार कोई आ ही नहीं पाया होता। हेक्टर एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होता है और वो नहीं चाहता था कि उसके भाई की प्यार की वजह से, उसकी गलती की वजह से इसकी सजा पूरे ट्रॉय वासियों को मिले। अब वहीं दूसरी तरफ से एगमेम्नन की फौज ट्रॉय पहुंचने वाली होती है। हजारों शिप्स आपको समंदर में दिखेंगे। तभी एगमेम्नन देखता है कि एक शिप बहुत आगे होता है। तभी वो अपने सलाहकार से पूछता है कि कौन है वो कहते हैं कि वो अकलीज है। एगमेम्नन बोलता है कि वो क्या करना चाहता है? वो ट्रॉय के बीच को अपने चंद सैनिकों के साथ फतेह करना चाहता है, ये नामुमकिन है। अब अकलीज का शिप वहां पे उतरता है, बाकी सारे बहुत पीछे होते हैं और अकलीज बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा होता है। तभी जितने भी सैनिक होते हैं, जितने भी शिप में सैनिक होते हैं, सब अकलीज 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 करके चिल्लाते हैं। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद एगमेम्नन थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी उसका एक साथी उसे बोलता है कि उसे लड़ाई जीतने दो, जो मेन युद्ध है उसे तुम जीतना। वो कहता है कि मैंने उसे ऐसे कितने युद्ध दिए थे जिसमें लोग भूल गए कि राजा कौन था, क्योंकि उन युद्ध में, सारे युद्धों में अकलीज का ही नाम होता है, राजा को कोई क्रेडिट नहीं देता, और ये एगमेम्नन बिल्कुल नहीं चाहता था। अब अकलीज अपने साथियों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ता है। वहां पर अपोलो के मंदिर होते हैं, वो उन्हें भी लूटते हैं, उनके पादरियों को सबको मार देते हैं और जितने लोग, लड़कियां होती हैं, बंदी बना लेते हैं। तभी एक ऐसा पल आता है जब हेक्टर उसके सामने आ जाता है। वो हेक्टर के सारे लोगों को पहले ही मार चुके हैं और अकलीज के साथ उसके आदमी भी होते हैं, लेकिन अकलीज उसे नहीं मारता। वो बोलता है कि हमारा युद्ध कल होगा, तुम घर जाओ, और वो उसे छोड़ देते हैं। अब अकलीज जब अपने खेमे में आता है तो वहां पर देखता है कि एक लड़की बंदी बनी बैठी होती है। उसका आदमी उसे बोलता है कि हम इसे अपोलो के मंदिर से बंदी बनाकर लाएं, और ये लड़की होती है हेक्टर की कजन। अब वो अकलीज को बोलती है कि तुमने मंदिर के पुजारियों को मारा। अकलीज बोलता है कि मैंने कई लोगों को मारा, लेकिन पुजारी उनमें से कोई भी नहीं था। तो वो कहती है तुम्हारे लोगों ने मारा होगा और अपोलो देव इसका बदला लेंगे। अकलीज बोलता है फिर इंतजार किस बात का है? वो कहती है कि सही वक्त आने का। अकलीज बोलता है कि उसके पुजारी मारे गए, उसकी सेविका बंदी है, और कौन सा सही वक्त आने की देर है। अकलीज समझ जाता है कि रॉयल फैमिली से और वो बहुत सुंदर भी होती है। अकलीज उसे बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है मुझे डरना चाहिए,
वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सेफ हो। तभी अकलीस का एक आदमी वहां पर आता है, वो बोलता है कि राजा एगमेम्नॉन ने आपको बुलाया है जीत का जश्न मनाने के लिए। अब अकलीस वहां पर पहुंचता है, वहां पर और भी कई सारे राजा होते हैं। अकलीस के वहां पहुंचने के बाद राजा सबको भेज देता है। एगमेम्नॉन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज की जीत के लिए लोग तुम्हें याद रखेंगे? लोग हमेशा राजा को याद रखते हैं। अकलीस बोलता है कि जब हमने वो किनारा जीता तब राजा उस किनारे से बहुत दूर बीच समंदर में था। एगमेम्नॉन बोलता है कि तुम्हारे आदमियों ने अपोलो के मंदिर लूटे। अकलीस बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। एगमेम्नॉन बोलता है कि मैं पहले ले चुका हूं, और तभी वो अपने आदमी को बुलाता है और उसके आदमी उसी लड़की को लेके आते हैं जिससे अभी अकलीस ने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अकलीस उन आदमियों को बोलता है कि अगर तुम अपने घर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ दो। तभी वो लड़की बोलती है कि आज पहले बहुत खून बह चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और खून बहे, और अकलीस चुप हो जाता है। ये देखने के बाद एगमेम्नॉन एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि एक लड़की ने महान योद्धा अकलीस को चुप करवा दिया। वो अकलीस को चिढ़ाने के लिए कहता है कि आज रात को ये लड़की मुझे नलाएगी और उसके बाद कौन जाने क्या हो। ये सुनने के बाद अकलीस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं कफन ओढ़ने से पहले तुझे मौत की नींद सुला चुका हूंगा, और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सब ट्रॉय से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अकलीस के जो खास सैनिक होते हैं जो सिर्फ अकलीस के लिए लड़ते हैं और बहुत ही अच्छे वॉरियर होते हैं, वो अकलीस के पास आते हैं, कहते हैं सब युद्ध के लिए जा रहे हैं। अकलीस बोलता है कि हम में से कोई भी युद्ध में नहीं जाएगा, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। वहीं युद्ध के मैदान में एक तरफ हेक्टर और उसका भाई पेरिस आते हैं और दूसरी तरफ एगमेम्नॉन और उसका भाई आते हैं। अब पेरिस एगमेम्नॉन के भाई को बोलता है कि ये युद्ध हेलन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं भी हेलन से प्यार करता हूं और तुम्हारा भाई भी उसे चाहता है। तो एक काम करते हैं, इसके और मेरे बीच में युद्ध होगा और जो जीतेगा वो हेलन को ले जाएगा और इस लड़ाई को, इस युद्ध को यहीं खत्म करते हैं। एगमेम्नॉन ये नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने भाई की बीवी के लिए नहीं आया, बल्कि वो ट्रॉय को हासिल करना चाहता है। उसका भाई उसको साइड में ले जाके बोलता है कि मुझे इसको मारने दो, उसके बाद तुम हमला कर देना, ट्रॉय भी तुम्हारा हो जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अब पेरिस और एगमेम्नॉन के भाई की लड़ाई होती है और पेरिस को एगमेम्नॉन का भाई मारने वाला होता है कि तभी बीच में हेक्टर आ जाता है और वो एगमेम्नॉन के भाई को मार देता है। तभी एगमेम्नॉन युद्ध का ऐलान कर देता है और वो ट्रॉय पे हमला कर देते हैं। क्योंकि आज अकलीस युद्ध में नहीं आया तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाती है और उन्हें बहुत बुरी तरह शिकस्त देखनी पड़ती है और उनके बहुत बड़े बड़े वॉरियर भी इस युद्ध में मर जाते हैं और वो लगभग हार ही मान चुके होते हैं, उनके सारे साथी सभी कुछ। और उनके साथी जो होते हैं, उनके जो सैनिक होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम आए थे यहाँ पे हेलेन के लिए, रानी के लिए। अब जब उसका पति राजा ही नहीं रहा तो युद्ध का मतलब ही नहीं बनता। तभी रात को एगमेम्नॉन के यहाँ पे मीटिंग बैठती है। वो कहते हैं कि हमें अकलीस की जरूरत है, अकलीस के बिना हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, हमें उसे और उसके आदमियों को मनाना पड़ेगा। एगमेम्नॉन बोलता है कि अब मैं उससे चाहे कितनी रिक्वेस्ट कर लूं वो युद्ध में नहीं आएगा। तो वो बोलते हैं कि वो लड़की क्या है? वो बोलता है कि मैंने उसे छुआ भी नहीं, मैंने अपने सैनिकों को दे दी। तभी भारी दिखाते हैं कि उस लड़की के साथ वो सैनिक कुछ ज्यादती कर रहे होते हैं। तभी अकलीस आता है, उनमें से एक को मार देता है और उसे उठा के अपने खेमे में ले आता है। वो अकलीस से पूछती है कि तुमने एक महान योद्धा बनने का जीवन क्यों चुना? वो बोलता है कि मैंने नहीं चुना, मैं पैदा हुआ और आज मैं एक योद्धा हूं। अकलीस उससे बोलता है कि तुमने अपना जीवन देवताओं पर न्यौछावर कर दिया। एरिस युद्ध के देवता के बारे में क्या कहोगी, जो अपने हाथों मारे गए लोगों की खाल की चादर बिछाता है? वो बोलती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें सारे देवताओं का सम्मान करना चाहिए। अकलीस बोलता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो पुजारी मंदिर में नहीं बताते। वो बोलता है देवता हमसे जलते हैं क्योंकि हम अमर नहीं है, कोई भी पल हमारा आखिरी पल हो सकता है। हर चीज हमारे लिए खूबसूरत है क्योंकि हमें मरना है। जितनी खूबसूरत तुम अभी लग रही हो फिर कभी नहीं लगोगी, हम फिर कभी यहाँ नहीं होंगे। वो बोलती है मैं तो तुम्हें जंगली समझती थी। अब वो सो जाता है और रात को वो लड़की अकलीस को मारने के लिए चाकू लेकर आती है, पर बंद आंखों में अकलीस बोलता है कि मार दो। वो बोलती है अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम और भी लोगों को मारोगे। वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा। वो उसे नहीं मारती और दोनों के बीच में संभोग होता है और दोनों को एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं प्यार की फीलिंग आ जाती है। अब अकलीस ये फैसला कर चुका है कि वो युद्ध नहीं करेगा और वो वापस जाने की तैयारी करते हैं। वो अपने आदमी को बोलता है कि नाव में सारा सामान लाद दो, हम कल सुबह निकलेंगे। अब होता क्या है कि उसी रात को ट्रॉय वाले इन पे हमला कर देते हैं। हालांकि ये युद्ध के रूल्स के खिलाफ है और हेक्टर इस चीज के लिए मना भी करता है, लेकिन हेक्टर की कोई नहीं सुनता और वो रात को जो ट्रॉय के सैनिक होते हैं सारे मिलके वो उन पे हमला कर देते हैं। अब इस युद्ध में क्या होता है कि अकलीस के साथ उसका एक कजन भी आया होता है और अकलीस उससे बहुत प्यार करता है और उसकी अकलीस से शक्ल भी मिलती है और वो इस बात से बहुत नाराज और बहुत खफा होता है कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो लड़ना चाहता था। उसको इस बात से बहुत दुख हो रहा था कि हमारे देश वाले, हमारे जो कंट्री वाले वो मर रहे हैं। तो रात को जब उन पे हमला करते तो वो क्या करता है कि अकलीस की सारी ढाल, तलवार, उसका कवच सब लेकर जाता है और वो अपने सैनिकों को बोलता है कि चलो युद्ध के लिए चलो। और वो सोचते हैं कि ये अकलीस है, जबकि वो अकलीस नहीं होता, उसका कजन होता है। और सब उसके साथ जाते हैं, सबके अंदर एक जोश आ जाता है पूरी सेना के साथ कि अकलीस आ गया और वो
वो अक्लीज की तरह ही लड़ता है क्योंकि अक्लीज ने उसे ट्रेनिंग दी होती है। अब उसका सामना हेक्टर से होता है और हेक्टर उसे मार देता है, और हेक्टर जब उसे मारता है तो उसे दिखता है कि वो अक्लीज नहीं है बल्कि उसका कजन है। ये बात उसको वहीं का एक राजा बताता है कि कहता है ये अक्लीज नहीं है, उसका कजन है। अब हेक्टर वापस चला जाता है और वापस जाने के बाद वो बड़ा परेशान होता है और रात को वो अपनी बीवी को एक खुफिया रास्ता दिखाता है, कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से आप भाग सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जब अक्लीज को पता चलता है कि उसके भाई को हेक्टर ने युद्ध में मार दिया तो इस बात से वो आग बबूला हो जाता है और अगली सुबह वो अकेला ट्रॉय की दीवारों के बाहर खड़ा हो जाता है और हेक्टर को ललकारता है। अब हेक्टर बाहर आता है। युद्ध से पहले हेक्टर अक्लीज को बोलता है कि मैं हम दोनों के बीच में करार करना चाहता हूं, जो भी योद्धा जीतेगा वो मरने वाले को पूरा सम्मान देगा। अक्लीज बोलता है कि शेर और इंसान के बीच में कोई करार नहीं होता, और इसके बाद अक्लीज और हेक्टर की जबरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हेक्टर की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग सीन है, जब आप मूवी देखोगे तो आप इस सीन को बहुत इंजॉय करोगे। अब जब हेक्टर मर जाता है तो वो उसे वहां छोड़ता नहीं है, उसे अपने रथ के पीछे बांधता और घसीटता हुआ अपने खेमे तक ले जाता है। ये देखकर ट्रॉय वालों को बहुत ही दुख होता है क्योंकि सभी हेक्टर से बहुत प्यार करते थे और हेक्टर एक बहुत अच्छा इंसान भी था। अब रात को जो ट्रॉय का राजा होता है वो अक्लीज के खेमे में आता है और उसे बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे को पूरा सम्मान दूं जो मृत्यु के बाद हर एक योद्धा को दिया जाता है। अक्लीज बोलता है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं। राजा बोलता है कि जिसका जवान बेटा मर गया हो तुम्हें क्या लगता है मौत से डरता होगा। अब उन दोनों के बीच में काफी बातें होती है और फाइनली अक्लीज ये डिसाइड करता है कि वो हेक्टर को उसे वापस लौटा देगा और हेक्टर को उसे वापस लौटा देता है। अक्लीज बोलता है कि हमारे देश में मौत का शोक 12 दिन तक मनाया जाता है। राजा बोलता है कि हमारे देश में भी। अक्लीज बोलता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूं कि 12 दिन तक ट्रॉय पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। तभी वहां पर ब्रेसिस भी आ जाते हैं, यानी कि हेक्टर की कजन। राजा बोलता है कि हमें लगा था कि आप अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अक्लीज उसे छोड़ देता है, बोलता है कि तुम जा सकती हो। अक्लीज बोलता है कि तुम आराम से जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब इस बात से एगमेम्नॉन पूरी तरह से भड़क जाता है कि उसने उन्हें 12 दिन का पीस क्यों दिया। वो बोलता है कि यही सही वक्त था उन पे आक्रमण करने का, विजय हासिल करने का। उसके सलाहकार बोलता है कि हाँ हेक्टर तो नहीं, लेकिन अभी भी हम उनकी दीवारों को नहीं भेज सकते क्योंकि वो बहुत ऊंची है। अब उन्हीं में से एक सलाहकार जो कि एक राजा भी होता है वो एक तरकीब निकालता है। वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाता है और उस घोड़े को वहां पे खड़ा कर देते हैं और पूरा बीच खाली कर देते हैं। अब 12 दिन तक कोई युद्ध नहीं होता क्योंकि अक्लीज ने उनसे वादा किया था कि 12 दिन तक ट्रॉय पर कोई हमला नहीं करेगा। और 12 दिन के बाद जब ट्रॉय वाले बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर उनका कोई भी शिप नहीं होता, कोई भी आदमी नहीं होता, और वहां पर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घोड़ा होता है और घोड़े के सामने बहुत सारी लाशें पड़ी होती है और इन सब की मौत प्लेग की बीमारी से हुई होती है। वो बोलते हैं कि इन्होंने अपोलो के मंदिर का अपमान किया था, इसलिए देवताओं ने इन्हें दंड दिया है। अब पेरिस और उनका जो सलाहकार होता है, जो उनका सेनापति होता है, वो बोलता है कि हमें इस घोड़े को यहीं जला देना चाहिए और इसे अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए। तभी वहां पर जो पुजारी होता है वो बोलता है कि हमें इसे नहीं करना चाहिए, ये शांति का प्रतीक है और ये पोसाइडन जो देवता होते हैं उनका एक एनिमल है, उनका एक घोड़ा है, तो हमें इसे पोसाइडन के मंदिर में अंदर लेकर जाके रख देना चाहिए। और वो डिसाइड करते हैं कि इसे अंदर ले जाएंगे और वो उस घोड़े को ट्रॉय की दीवारों के अंदर लेकर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद पूरे ट्रॉय में बहुत ही हर्षोल्लास होता है, सब बहुत खुशियां मनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जंग वो जीत गए हैं और ये जंग पिछले 10 सालों से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एगमेम्नॉन अभी गया नहीं है, बल्कि उसने अपने सारे शिप्स और सारे आदमियों को छुपा दिया है। रात होती है और रात को जो घोड़ा अंदर होता है उसके अंदर अक्लीज और उसके बहुत सारे साथी छुपे होते हैं। अब जैसी रात को उन्हें मौका मिलता है वो सब के सब उस घोड़े से बाहर निकलकर आ जाते हैं और ट्रॉय पे हमला कर देते हैं और उसके दरवाजे खोल देते हैं। और तभी वहां से एगमेम्नॉन की पूरी सेना ट्रॉय के अंदर घुस जाती है और वो पूरे ट्रॉय को जला देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, औरतों को मारते हैं, बूढ़ों को, सबको मार देते हैं। और ट्रॉय के राजा को, जिसका नाम प्रियाम है, उसको एगमेम्नॉन मार देता है। तभी वो देखता है कि वहां पे ब्रेसिस, जो कि हेक्टर की बहन होती है और जिससे अक्लीज प्यार करता है, वो एक देवता की मूर्ति के नीचे प्रार्थना कर रही होती है। एगमेम्नॉन जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता और बोलता है कि जो अक्लीज ने टेस्ट किया है उसे मैं भी टेस्ट करना चाहूंगा। तभी वो लड़की एक चाकू निकालती है और उसकी गर्दन पे मार देती है और वो मर जाता है। तभी राजा के जो 2 अंगरक्षक होते हैं उस लड़की को मारने ही वाले होते हैं कि अक्लीज वहां पे आ जाता है और वो उन दोनों को मार देता है। अब वो लड़की नीचे गिरी हुई होती है और अक्लीज उसे उठा रहा होता है। तभी वहां पर हेक्टर का छोटा भाई, जो ट्रॉय का प्रिंस है, जिसका नाम है पेरिस, वो वहां पे आ जाता है और वो उसे देख लेता है और दूर से तीर चलाता है और तीर सीधा जाके अक्लीज के एंकल पे, यानी कि टखने पे लगता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अक्लीज का एक यही हिस्सा होता है जिसे भेदा जा सकता था।
और अकलीस के एंकल से जैसी तीर आर पार होता है उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन अकलीस फिर भी खड़ा होता है और वो उस शहजादे की तरफ, उस प्रिंस की तरफ अपनी तलवार लेके बढ़ता है, लेकिन तब तक वो दूर से उसे 3-4 तीर और मार देता है और अकलीस अपने घुटनों के बल गिर जाता है। हालांकि जब पेरिस उसे तीर मार रहा होता है तो उसकी जो बहन होती है, उसकी कजन होती है, वो उसे मना भी करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो तीर मारता ही चला जाता है। उसके बाद पेरिस उसके सामने आ जाता है क्योंकि उसकी बहन वहां पर होती है और अपनी बहन से बोलता है कि चलो। अकलीस उसकी बहन को बोलता है कि तुम जाओ क्योंकि पूरा ट्रॉय खत्म होने वाला है। हालांकि वो जाना नहीं चाहती क्योंकि वो अकलीस से प्यार करती है और अकलीस भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे जाना पड़ता है और वो चली जाती है। उसके बाद अकलीस की वहीं पे मृत्यु हो जाती है और इस तरह से एक बहुत बड़े योद्धा का अंत होता है। और उसके अंत के बाद सारे वहां पर खड़े होकर उसे देखने लग जाते हैं और अंत में ये दिखाते हैं कि अकलीस की चिता को आग लगाई जाती है और जो उसकी महबूबा है जिसका नाम ब्रेसिस है वो दूर से धुआं उठते हुए देखती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस ऐतिहासिक फिल्म को हमने आपको कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। ये फिल्म लगभग 3 घंटे की है और ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप इस फिल्म को पूरा देखें और अच्छे से देखें, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि ये पश्चिम के लोगों का एक इतिहास है, उनकी एक पौराणिक कथा है।